अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है एक्टिव मूवमेंट्स। और ये मैंने टॉपिक लिया है काइनेसोलॉजी बुक से, जिसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी बाय डीना गार्डिनर। और ये उस बुक का चैप्टर नंबर 5 है। एक्टिव मूवमेंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे, ये होते क्या हैं। एक्टिव मूवमेंट्स को हम वॉलेंट्री मूवमेंट भी कहते हैं। और वॉलेंट्री मूवमेंट होता क्या है? वॉलेंट्री मूवमेंट जो कि पेशेंट के अंडर कंट्रोल जो मूवमेंट होती हैं, जो वो खुद से कर पा रहा होता है, जो कि उसके विल के मुताबिक हो रही होती है, उसको हम वॉलेंट्री मूवमेंट कहते हैं। और जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो होती हैं, जो कि उसके ऑपोजिट होती हैं, जो बंदा जो उसके अंडर कंट्रोल नहीं होती वो मूवमेंट्स, जैसे कि हार्ट पंप करना, ये उसके कंट्रोल में नहीं होती, तो उसको हम इनवॉलेंट्री मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, आज हम एक्टिव मूवमेंट्स को देखेंगे। एक्टिव मूवमेंट्स को हम वॉलेंट्री मूवमेंट भी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन जो बुक में लिखी है वो लिखी है, मूवमेंट परफॉर्म और कंट्रोल बाय द वॉलेंट्री एक्शन ऑफ मसल वर्किंग इन ऑपोजिशन टू एन एक्सटर्नल फोर्स। इसका क्या मतलब है कि अब आप लोग को पता है कि जब हमारे पास मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तभी हमारे पास मूवमेंट परफॉर्म होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हमारे पास हमने कोई भी मूवमेंट करनी है, तो हमारे मसल्स जो होंगे वो उनका एक ग्रुप होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ मसल्स जो होते हैं वो आपस में मिलके मूवमेंट करते हैं। ठीक है, अब जो होते हैं वॉलेंट्री एक्शन ऑफ मसल्स जो होते हैं, वॉलेंट्री का मतलब मैंने बता दिया, वो मूवमेंट्स, वो मसल्स जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में, जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, तो उसको हम वॉलेंट्री कहते हैं, जो हमारे अंडर कंट्रोल होते हैं। अब वो वाले मसल्स जब हमारे पास काम करेंगे, तो क्या होगा, एक मूवमेंट परफॉर्म होगी। ठीक है, उसको हम एक्टिव मूवमेंट कहते हैं। जो कि वर्किंग इन ऑपोजिशन टू एन एक्सटर्नल फोर्स, इसका क्या मतलब है, जो कि एक्सटर्नल फोर्स जब भी कोई अप्लाई कर रहा होगा, उसके ऑपोजिट काम करेगी। इसकी एग्जांपल कुछ ऐसे है, जैसे कि अब मैंने हाथ की फ्लेक्शन करवानी है पेशेंट को। ठीक है, अब मैं उसको एक्सटर्नल फोर्स का मतलब मैं रेजिस्टेंस प्रोवाइड करूंगी। मैं उसको नीचे की तरफ उसको प्रेस करूंगी और पेशेंट से कहूंगी कि वो आप फ्लेक्शन करने की कोशिश करे। तो पेशेंट जो है वो फ्लेक्शन करने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं जो है रेजिस्टेंस उसको प्रोवाइड कर रही हूँ कि वो ना कर सके। तो इसका मतलब पेशेंट अब वो खुद से फ्लेक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब वो एक्टिव मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, एक्टिव मूवमेंट को इजी टर्म में, अगर आपसे कोई वाइवा में क्वेश्चन आ जाता है कि एक्टिव मूवमेंट्स को एक्सप्लेन करें, तो आप इनको ये कहोगे कि एक्टिव मूवमेंट जो पेशेंट खुद से कर पाए या कर सकता है, उसको हम एक्टिव मूवमेंट्स कहते हैं। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है: फ्री एक्सरसाइज, असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइज एंड रेजिस्टेड एक्सरसाइज। इन चारों को हम वन बाय वन देखेंगे, लेकिन आज के टॉपिक में हम फ्री एक्सरसाइज को देखेंगे। अब फ्री एक्सरसाइज जो है वो आगे से लोकलाइज और जनरल में डिवाइडेड है। लोकलाइज का मतलब ये एक जनरल सी टर्म है, ये मतलब आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि लोकलाइज का मतलब क्या है। लोकलाइज का मतलब इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्पेसिफिक ज्वाइंट एंड मसल, मतलब किसी एक स्पेसिफिक ज्वाइंट या मसल इसमें इन्वॉल्व होगा। ठीक है, कोई जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो किसी एक खास मसल या किसी एक खास ज्वाइंट पे होगी, जैसे कि मोबिलाइजिंग अ पर्टिकुलर ज्वाइंट, स्ट्रेंथन पर्टिकुलर मसल। जैसे कि कोई हमने एक पर्टिकुलर मसल को स्ट्रेंथन करना है, या किसी ज्वाइंट को, किसी एक खास ज्वाइंट को मोबिलाइज करना है, जैसे नी ज्वाइंट को मोबिलाइज करना है, तो वो लोकलाइज में आ जाएगा। ठीक है, अब जनरल क्या होगी, जनरल एक्सरसाइज क्या होंगी, इन्वॉल्व द यूज ऑफ मैनी ज्वाइंट एंड मसल्स। इसमें क्या होगा कि बहुत सारे ज्वाइंट या बहुत सारे मसल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि रनिंग हम कर रहे होते हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारे हमारी बॉडी के पार्ट्स या मसल्स या ज्वाइंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो हमको जनरल एक्सरसाइज कहते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फ्री एक्सरसाइज होता क्या है। फ्री एक्सरसाइज, द वर्किंग मसल्स आर सब्जेक्ट ओनली टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग अपॉन द पार्ट मूव और स्टेबलाइज। इसका मतलब है कि जो हमारे पास मसल्स काम कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि मसल जब मूव कंट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास मूवमेंट होगी। ठीक है, अब जो मसल्स हमारे पास काम कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उन पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, ग्रेविटी की, और उन पे कोई फोर्स नहीं लग रही। ठीक है, इसका मतलब जब वो ग्रेविटी की सिर्फ फोर्स लग रही है, तो वो फ्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं वो। ठीक है, इसका मतलब कि उसको हम फ्री एक्सरसाइज कहेंगे। इसमें क्या होता है कि इसमें नो असिस्टेंट, एक तो इस एक्सरसाइज में पेशेंट को किसी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं होती, ना तो किसी रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रही होती है, जो कि है ग्रेविटी। ठीक है, इन तीनों बातों का हमने ख्याल रखना है कि फ्री एक्सरसाइज में ना तो उसको असिस्टेंट की ज़रूरत होती है, ना रेजिस्टेंस की, ना सिर्फ एक फोर्स लग रही होती है, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटी। ठीक है, अब अगला पॉइंट ये है कि फ्री एक्सरसाइज मतलब free exercise vary in character and effect not only because of the nature and extent of the movement, but according to the manner in which they are performed and degree of cooperation obtained from the patient skill of the instructor। इसका मतलब ये है कि एक्सरसाइज की कुछ करेक्टर्स होते हैं और इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है,
अब क्या होता है, फ्री एक्सरसाइज में भी कुछ उसके करेक्टर्स होंगे, अफेक्ट होंगे। करेक्टर को मैं आपके आगे आके आपको बताऊंगी कि इस एक्सरसाइज का जो करेक्टर है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अब जो फ्री एक्सरसाइज के कुछ करेक्टर्स और अफेक्ट हैं वो डिफरेंट होते हैं। वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो सिर्फ उसकी मूवमेंट के जो नेचर है या उसके ड्यूरेशन पे डिपेंड नहीं करते कि जो हमारे पास अफेक्ट है एक्सरसाइज का, ठीक है, जब बल्कि वो उस पे जो जिस तरीके से वो एक्सरसाइज हो रही है उस पे भी डिपेंड करते हैं। या तो पेशेंट की जो कॉपरेशन होती है उस पे भी डिपेंड करते हैं कि पेशेंट कितना हमें सपोर्ट कर रहा है। या तो जो स्किल होती है इंस्ट्रक्टर की या फिजियोथेरेपिस्ट भी उस पे भी डिपेंड कर रहा होता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने अब मूवमेंट करवानी है, हैंड की एग्जांपल ले लेते हैं। अब मैंने फ्लेक्शन करवानी है, ठीक है, किसी पेशेंट की फ्लेक्शन करवानी है। तो क्या होगा कि अब वो सिर्फ उस पे उसकी मूवमेंट पे नहीं डिपेंड करेगा कि वो कितनी देर तक वो मूवमेंट कर रहा है या वो मूवमेंट की नेचर क्या है, बल्कि उस पे भी डिपेंड करेगा वो किस तरीके से वो मूवमेंट कर रहा है। जैसे कि अगर अब वो अब यूं करके वो जल्दी जल्दी मूवमेंट कर रहा है तो इसका मतलब कि वो उसके लिए बेनिफिट नहीं होगी। लेकिन अगर उसको आराम से और उस तरीके से आराम से तरीके से कर रहा है मूवमेंट को, तो वो उसके लिए बेनिफिशियल होगी। या तो जो पेशेंट है वो बड़ा कोऑपरेटिव हो, मतलब वो सपोर्ट कर रहा हो कि हाँ भाई, वो साथ दे रहा हो कि मूवमेंट हाँ करनी है, किस पर्पज से हो रही है, वो सारा उसको पता हो कि मैंने ये मूवमेंट करनी है, उस पर भी डिपेंड करता है। और एक फिजियोथेरेपिस्ट के स्किल पे भी कि फिजियोथेरेपिस्ट उसको मूवमेंट कैसे करवा रहा है और वो कैसे उसको मोटिवेट कर रहा है कि आपने ये मूवमेंट करनी है। तो ये इस पे जो उसके करेक्टर और इफेक्ट डिपेंड करते हैं इन तीन तीन चीजों पर, ठीक है। अब मैंने बात की थी कि कुछ एक्सरसाइज के करेक्टर होते हैं। अब करेक्टर क्या है, दो टाइप्स के होते हैं, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या होता है कि द अटेंशन ऑफ द पेशेंट इज फोकस ऑन द फॉर्म एंड द पैटर्न ऑफ द एक्सरसाइज टू इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ द परफॉर्मेंस। इस पे क्या होता है कि जो पेशेंट की अटेंशन होती है वो सिर्फ उसके परफॉर्मेंस पे हो रही होती है। जो अटेंशन वो उसकी पेशेंट की जो अटेंशन है वो सिर्फ उस एक्सरसाइज की पैटर्न को परफॉर्म करने में उसकी अटेंशन जो होती है वो फोकस होती है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, द पेशेंट अटेंशन कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द अचीवमेंट ऑफ द पर्टिकुलर एम विच विल रिजल्ट फ्रॉम हिज एफर्ट। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि पेशेंट जो है उसकी अटेंशन होती है कि बस मैं ये काम कर लूँ, ये वाला मैं मूवमेंट जस्ट बस कर लूँ, ठीक है, जैसे भी करूँ बस कर लूँ, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल सब्जेक्टिव में ऐसे है कि इन वॉकिंग अक्रॉस अ रूम टू गेट अ कप ऑफ टी द क्वालिटी ऑफ वॉकिंग मस्ट नॉट बी अलाउड टू डिटोरिएट। जैसे कि अब हमने रूम में दूसरे रूम में जाना है चल के और कप चाय का कप लेने जाना है, ठीक है। अब क्या होगा सब्जेक्टिव में, क्या होगा कि वो जो पेशेंट है वो अपनी वॉकिंग का जो पैटर्न है वो चेक करेगा। जब वो वॉक कर रहा होगा तो उस वॉकिंग के जो पैटर्न है उसको देखेगा और वो फिर वॉक करके उस कप को लेकर आएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में क्या है, जैसे कि हम एग्जाम्पल क्या है कि जैसे हम बैठने से खड़े हो जाते हैं, अगर हमें खड़ा होना है तो हम बस खड़े हो जाएंगे, हम पैटर्न को नहीं देखेंगे। या आर्म स्ट्रेचिंग अपवर्ड्स, जैसे कि हमने आर्म स्ट्रेच करना है हम अपवर्ड स्ट्रेच करेंगे, हम देखेंगे नहीं कि हमने कैसे करना है, बस हम कर लेंगे। और टू टच अ मार्क ऑन द वॉल टू थ्रो अ बॉल, कि हमने एक मार्क को टच करना है तो बस जैसे भी हम करना है तो हम कर लेंगे, हम कोई तरीका नहीं आजमाएंगे। जैसे हम कोई भी हमने बॉल फेंकनी है तो हम उसको सिर्फ फेंकेंगे, हम कोई तरीका उसका नहीं देखेंगे कि हमने कैसे फेंकनी है। ऑब्जेक्टिव में ये होता है, ठीक है। अब हमारे पास है डिग्री ऑफ रिलैक्सेशन इज इंड्यूस बाय द एक्सरसाइज डिपेंड्स अपॉन, जो एक्सरसाइज की जो रिलैक्सेशन है एक्सरसाइज में वो डिपेंड करती है कि एक्सरसाइज शुड बी रिदमिकल और पेंडुलर इन करेक्टर। जो एक्सरसाइज है वो रिदमिकल और पेंडुलर होनी चाहिए, तब हमें रिलैक्सेशन की रिलैक्सेशन मिलेगी उस एक्सरसाइज से। या तो मसल टोन जो होती है वो मेंटेन हो, ठीक है, मसल टोन जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अब फ्लेक्शन से एक्सटेंशन में लेके जा रहे हैं, लेंथ चेंज हो रही है लेकिन जो मसल टोन है वो सेम रहे। पावर इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द स्पीड, जो पावर है एक्सरसाइज की पावर जो हम कर रहे हैं वो स्पीड पर डिपेंड करती है। अगर हम तेज कर रहे हैं तो उसकी पावर भी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। लिवरेज एंड द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज, लिवरेज का मतलब है टू गेन सम एडवांटेज, ठीक है। अब लिवरेज मतलब एक्सरसाइज से हमें क्या मैक्सिमम एडवांटेज हम ले रहे हैं उस पर भी रिलैक्सेशन डिपेंड करती है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द
एक्सरसाइज पे भी डिपेंड करती है कि हम कितनी देर तक वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर हम बीच बीच में ब्रेक ले रहे हैं फिर उसको स्टार्ट करें तो हमें रिलैक्सेशन मिलेगी। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज पे भी डिपेंड करता है, रिलेशन ऑफ द पार्ट मूव टू द ग्रेविटी। आप जो पार्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव करेंगे उसमें हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। जैसे कि अब मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट मूव कर रही हूँ अपना हाथ, तो मुझे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तो मुझे रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। लेकिन अगर मैं सुपाइन लाइन में कर रही हूँ कोई मूवमेंट तो मुझे कम फोर्स लगानी पड़ेगी, इसका मतलब मुझे रिलैक्सेशन उस एक्सरसाइज से मिलेगी। ठीक है, टू स्टैब्लिश कंट्रोल मूवमेंट। अब हमने कंट्रोल मूवमेंट स्टैब्लिश करनी है तो वो हमें कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं हम। अब हमारे पास ग्रुप ऑफ एक्शन ऑफ मसल्स होते हैं। ग्रुप एक्शन ऑफ मसल का मतलब कि हमारे पास जैसे बाइसेप मसल्स है, उस अगर हमने फ्लेक्शन करनी है तो हमारे फ्लेक्शन बाइसेप मसल्स कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ ट्राइसेप मसल्स जो होते हैं वो एंटागनिस्ट एक्ट कर रहे होते हैं, सिनर्जिस्ट होते हैं, फिक्सेटर्स होते हैं, वो आपस में मिल के एक मूवमेंट करवा रहे होते हैं। इसी तरह ये ग्रुप एक्शन ऑफ मसल्स जो होते हैं जैसे एगोनिस्ट एंटागनिस्ट मिल के एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट परफॉर्म करवा रहे होते हैं। ठीक है, जब हम ये पेशेंट को अगर हम ये ट्रेन करवा दें ग्रुप एक्शन ऑफ मसल्स की जो मूवमेंट है उसका नेचुरल पैटर्न जो है उसको हम ट्रेन करवा दें पेशेंट में, तो वो जो पेशेंट है उसमें कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। और दूसरी बात ये कि कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटी टू परफॉर्म, दूसरी बात ये कि पेशेंट में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो इसको परफॉर्म कर सकता है, तो हमारे पास एक कंट्रोल मूवमेंट जो है वो स्टैब्लिश हो सकती है। यह आज का हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट में इसके बारे में इसके जो एडवांटेज डिसएडवांटेज और इफेक्ट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस टॉपिक में अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं। और मेरा जो आपको चैनल है, अगर आपको ये वीडियो पसंद है और मेरे चैनल आपको पसंद है तो आप उसको सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।